हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और आज एंशियंट हिस्ट्री की बीए थर्ड सेमेस्टर की क्लास है जिसमें हम अरबों का सिंध पर आक्रमण डिस्कस करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपकी सुविधा के लिए इसे हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में डिस्कस करेंगे। पहले हम आपको इस आक्रमण के बारे में बता देंगे, उसके बाद इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। भारत को जिन मुसलमान आक्रमणकारियों का सबसे पहले सामना करना पड़ा वे अरब थे। अरबों के भारत पर हमले के प्रथम प्रमाण 636-637 ईस्वी के आसपास मिलते हैं, लेकिन इन हमलों का उद्देश्य सिर्फ लूट मार करने तक ही सीमित था, न कि राज्य विस्तार करना। दूसरा हमला उन्होंने सिंध के किकान पर किया, लेकिन 643 ईस्वी के इस हमले में उन्हें सफलता नहीं मिली। वस्तुतः राज्य विस्तार की मनोभावना का अरबों में विकास तब हुआ जब 637 ईस्वी में उन्होंने फारस पर विजय प्राप्त कर ली। फारस का मतलब आज का जो ईरान है, इसे पहले फारस कहा जाता था। तो जब अरबों ने ईरान पर कब्जा कर लिया, यानी कि फारस पर कब्जा कर लिया, तो वहाँ के जो मूल निवासी थे पारसी, वो भारत भाग आए ईरान छोड़कर, और इन लोगों ने अपने साम्राज्य विस्तार को शुरू किया अरबों ने। तो आगे देखते हैं। 711-12 ईस्वी में अरबों ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण किया। उस समय सिंध का शासक ब्राह्मण वंशी राजा दाहिर था। सिंध में देखिए, यहाँ जो सिंह लिख गया है ये गलत है, इसे आप सिंध कर लीजिएगा। सिंध जो है एक प्रदेश है भारत का। भारत के आप तो ये पाकिस्तान में है सिंध, तो सिंह को सही कर लीजिएगा सिंध। सिंध में ब्राह्मण वंश की स्थापना चच ने की थी। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि कि जो है सिंध में ब्राह्मण वंश की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही जवाब है चच, और दाहिर उसका पुत्र था। अरबों ने इस आक्रमण में देवल के बंदरगाह से प्रवेश किया। राजा दाहिर ने उनका सामना करने के लिए पहले अपने भतीजे को भेजा, जो पराजित हो गया। फिर वह स्वयं उनका सामना करने गया, लेकिन पराजित होकर मारा गया। इस प्रकार सिंध पर अरबों का कब्जा हो गया। मोहम्मद बिन कासिम ने राओर के युद्ध में राजा दाहिर को पराजित करने के बाद तत्कालीन सिंध की राजधानी आलोर पर कब्जा कर लिया। इसके बाद अरबों ने मुल्तान जीत लिया। उन्होंने सिंध के आगे भी अरब साम्राज्य के विस्तार के प्रयत्न किए, लेकिन असफल रहे। सिंध पर लगभग 463 वर्षों तक अरबों का कब्जा रहा। 1175 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने सिंध पर कब्जा कर लिया और इस प्रकार अरबों का सिंध पर आधिपत्य समाप्त हो गया। सिंध में अरबों की विजय को निष्फल विजय की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इस विजय के बाद भारत के अन्य किसी भाग में उन्हें सफलता नहीं मिली। अच्छा दोस्तों, एक बात और आपको बताना ज़रूरी है कि वास्तव में भारत में इस्लाम के प्रचार प्रसार और इस्लामी साम्राज्य को बढ़ाने का क्रेडिट तुर्कों को जाता है, अरबों को नहीं। तुर्क और बाद में अफगान एक बड़ी ताकत थे, जैसे शेर शाह सूरी जो था वो अफगान था, और ये मुगल वंश वगैरह जो थे, इन लोग तुर्क थे, यानी तुर्की से ओरिजिनेटेड थे, तुर्क कबीले के लोग थे। तो अरब आक्रमण जो है पहले हुआ था, जो कि केवल सिंध तक और मुल्तान तक सीमित था। इसके आगे इन लोग नहीं बढ़ पाए थे। तो आइए अब आगे देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, इससे आपको इस टॉपिक में और भी अच्छी जानकारी हो जाएगी। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि सिंध पर अरबों की विजय के क्या कारण थे। तो आइए देखते हैं। प्राचीन काल से ही भारतीय समुद्र में अरबों द्वारा किए जाने वाले व्यापार के कारण उन्हें भारत के तटवर्ती क्षेत्रों का अच्छा ज्ञान था तथा उनकी समुद्री शक्ति भी पर्याप्त प्रभावी थी। 637 ईस्वी की फारस विजय ने उन्हें साम्राज्य विस्तार के लिए प्रेरित किया। मोहम्मद बिन कासिम एक कुशल और शक्तिशाली सेनापति था। इसके अलावा इस्लाम की मान्यताओं का भी अरब आक्रमणकारियों पर प्रभाव था, जिसके अनुसार जिहाद को उनका धर्म बना दिया गया था। अरबों द्वारा आक्रमण का तात्कालिक कारण यह माना जाता है कि सिंध के देवल बंदरगाह पर कुछ इराकी जहाज़ों को लूट लिया गया था, जिसकी भरपाई राजा दाहिर द्वारा न किए जाने पर खलीफा ने क्रुद्ध होकर सिंध पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। कुछ भारतीय नरेशों ने
अरबों को भारत में बसने के लिए प्रोत्साहित किया था। हिंदू धर्म में आपसी फूट थी तथा निम्न वर्ग के उपेक्षित लोगों ने धन की लालसा में इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था। बौद्धों तथा जाटों ने अरबों से बड़ी मात्रा में धन प्राप्त कर उनको सहयोग दिया। भारत आर्थिक दृष्टि से काफी संपन्न था, इसलिए सिंध की विजय द्वारा वे भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। इसके अलावा सिंध पर ब्राह्मण वंश का शासन था, जो उदात्त एवं शांतिप्रिय शासन के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए उनमें युद्ध कौशल तथा कट्टरता की कमी थी। तो ये वो वजहें थीं जिनकी वजह से अरब यहाँ पर सफल हुए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अरबों की सिंध विजय के क्या परिणाम हुए? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो देखें कि इनके विजय के परिणाम क्या हुए। तो इसके कई परिणाम हुए हैं अलग अलग क्षेत्रों में, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे राजनीतिक परिणाम को। राजनीतिक दृष्टि से अरबों की सिंध विजय इस्लाम तथा भारत के विकास में एक महत्वहीन घटक मानी जाती है। यानी कि इसके द्वारा न तो इस्लाम का ही कोई विकास हुआ और न ही भारत का कोई विकास हुआ। क्यों? उनकी इस विजय का राजनीति के राजतंत्रात्मक स्वरूप पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ हम राजनीति की बात कर रहे हैं, यह ध्यान रखिएगा कि राजनीतिक क्षेत्र में उसका क्या असर पड़ा। इस समय की इस्लामी राज व्यवस्था की यह विशेषता थी कि अरब सूबेदारों ने एक सुनियोजित नीति के तहत सिंध वासियों को इस्लाम धर्म में परिवर्तित करने का एक व्यापक अभियान प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य मुसलमानों की संख्या बढ़ाना और इस्लाम धर्म को एक प्रबल शक्ति के रूप में स्थापित करना था। अरबों की राजनीति धार्मिक विस्तार के मूल मंत्र पर टिकी थी, अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अरबों की सिंध विजय का राजनीतिक परिणाम सिंध क्षेत्रीय व्यक्तियों का अस्थायी और सीमित स्तर पर धर्म परिवर्तन करवाना रहा। तो अब हम बात करेंगे सामाजिक परिणाम की। इसके सामाजिक परिणाम क्या हुए? अरबों का भारत के सामाजिक स्वरूप पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। फिर भी यह कहना गलत होगा कि अरबों की विजय का हमारे सामाजिक ढांचे पर प्रभाव पड़ा ही नहीं। पहला प्रभाव तो यह था कि भारत में पहली बार अरबों ने ही इस्लाम का बीज बोया। स्त्रियों को बंदी बनाकर अरबों ने जबरन उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। हिंदू धर्म की उदात्त भावना को इस्लामी कट्टरवाद की सोच का सामना करना पड़ा। गुलाम बनाने की प्रथा भी अरबों ने ही शुरू की। सबसे उल्लेखनीय बात यह रही कि भारत में आरंभिक मुस्लिम बस्तियां स्थापित की गईं। अब हम बात करेंगे अरबों के विजय के आर्थिक परिणाम के बारे में। तो आर्थिक परिणाम क्या रहा, आइए देखते हैं। यद्यपि अरबों की सिंध विजय से भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तथापि क्षेत्रीय जनों की आर्थिक स्थिति में काफ़ी गिरावट आई, क्योंकि लूट खसोट करना अरबों की व्यावहारिक विशेषता थी। देखिए, जब हम कह रहे हैं कि सिंध विजय से का जो है कोई सामाजिक आर्थिक परिणाम जो है नहीं हुआ भारत पर, तो इसकी वजह यह है कि सिंध जो है एक बहुत ही बॉर्डर का किनारे साइड का हिस्सा था, और असल में तो भारत बहुत बड़ा था। यही मगध विजय, दिल्ली विजय, पंजाब विजय, इन सब जगहों की विजय का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता। लेकिन सिंध एक बॉर्डर स्टेट थी, तो इसलिए इसका उतना प्रभाव पूरे देश पर नहीं पड़ रहा था। आइए आगे देखते हैं। युद्ध व्यय के लिए लूट खसोट द्वारा ही धन एकत्र किया जाता था। तो यही वजह थी। देखो, बहुत सी इकॉनमी ऐसी होती है जो खुद कुछ नहीं करती है, बल्कि वो दूसरी जगहों पर हमला करके उनसे जो है इनकम जनरेट करती है, अपनी अर्थव्यवस्था चलाती है। तो अरब एक ऐसी ही अर्थव्यवस्था थी, तो उनके लिए मजबूरी था कि वो दूसरों के ऊपर हमला करें, क्योंकि वो खुद अपने रेगिस्तान में क्या खेती करते और क्या फसलें उगाते। व्यापार में ठीक थे, अरब के लोग व्यापार कर लेते थे, लेकिन कृषि वाला कोई सिस्टम वहाँ पर था ही नहीं। तो आगे देखते हैं कि युद्ध व्यय के लिए लूट खसोट द्वारा ही धन एकत्र किया जाता था। सैकड़ों निर्दोष व्यक्तियों को उनकी संपत्ति से सिर्फ इसलिए बेदखल कर दिया गया क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया था। कई बहुमूल्य मूर्तियों को भी अरबों ने अपने कब्जे में ले लिया और सिंध के हिंदुओं को जजिया कर देने के लिए विवश किया गया। तो ये था जो है उनका परिणाम। और अगले वीडियो में हम लोग खजुराहो के चंदेल राजवंश के बारे में बात करेंगे। आज हमारा अरबों पर ही और अरबों की सिंध विजय पर ही सीमित है टॉपिक, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।